प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे ब्राइट कॉमर्स लर्निंग चैनल पे। एंड दिस इज योर दोस्त भाई एजुकेटर टीचर विपुल शर्मा दिस साइड। एंड आज हम अपनी वन शॉट की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड नाउ टुडे आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 3, जो कि होने वाला है आपका क्विक रिवीजन। ये वाला चैप्टर आपका अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस होगा। एंड फिर से आज भी नोट्स हमारे नहीं है, ड्यू टू सम रीज़न मैं भी नोट्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से अभी मुझे। मैं जस्ट अभी कुछ चीज़ों से फ्री हुआ हूँ, अपने कॉलेज वर्कआउट से फ्री हुआ हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी नोट्स हो, जितना भी मटेरियल हो, वो सारा बीसीएल का खुद का हो। सो फॉर दिस आज भी बाहर से नोट्स लिए गए हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड आज हम करने वाले हैं हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो या गाइस, अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी जो है हमारे सारे रिवीजन नोट्स हैं। सो इसमें हम फटाफट क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सो हमारा है चैप्टर का नाम बिजनेस स्टडीज का, सब्जेक्ट का नाम सॉरी बिजनेस स्टडीज, एंड हमारे चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का है। So, सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ये होता है सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। यानी कि ये सबको मिलाता है कि जिससे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट होता है, जितने भी जो भी फैक्टर्स है, चाहे वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंडिविजुअल है, बहुत सारे हैं, ये सारे फैक्टर्स का सम टोटल होता है। इसको कहते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स which operate outside a business enterprise also form part of the business environment। इसका क्या मतलब है कि सोशल, जो टर्म सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड अदर फोर्सेस, यानी कि कोई भी और फोर्स विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस इंटरप्राइज, जो इंटरप्राइज के बाहर हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। The organization must be aware of the external forces and institution must be dynamic to adapt itself to the changing external environment। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पता होना चाहिए कि बाहर क्या दिक्कत चल रही है, मतलब क्या इन्वायरमेंट है, क्या फैक्टर्स है, और उसके हिसाब से उसको अपने आप को डायनामिकली चेंज करते रहना चाहिए। डायनामिक मतलब जर्नली चेंज करते रहना चाहिए। टाइम, जैसे कहते हैं ना कि टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए, वैसे ही बिजनेस को भी अपने फैक्टर से टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए। The organization must set goals and formulate plans and proceed basis of the changing external business environment। अब ऑर्गेनाइजेशन को जो अपने प्लान्स है बनाते रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, जिससे उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी। अब इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सम टोटल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि वो सम टोटल है सारे फोर्सेस का, चाहे वो एक्सटर्नल हो, जितने भी फोर्सेस एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस फर्म, जितने भी बिजनेस फर्म के जितने भी बाहर के फैक्टर्स है, जितने भी चाहे कितने भी हों, उनका सम टोटल होता है। Specific and general forces. Business environment includes both specific and general forces. Specific forces include investors, competitors, customers, etc., who influence business firm directly, while general forces include social, political, economic, legal, and technological conditions which affect a business firm directly। अब इसमें भी दो टाइप के फोर्स होते हैं, स्पेसिफिक एंड जर्नल। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बोथ जर्नल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस को इंक्लूड करके बनता है। स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जो इन्वेस्टर्स हो गए, कंपटीटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, एक फर्म के लिए जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ भाई ये तो करेंगे ही करेंगे अफेक्ट इनको, वो इन्फ्लुएंस देयर बिजनेस फर्म डायरेक्टली, ये वही। वाइल जर्नल फैक्टर्स इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस विच अफेक्ट अ फर्म इनडायरेक्टली। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इनडायरेक्टली करते हैं, ये सीधा नहीं कहते कि अगर इकोनॉमिक में
मान लो जीडीपी गिरी है, तो ये इंश्योर नहीं होता कि अफेक्ट बहुत ज़्यादा करेगी। ये एक्सटर्नली इनडायरेक्ट वे में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे मान लो अगर इकोनॉमी खराब हो गई, इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खराब चल रहा है मार्केट का, तो आपकी शेयर की वैल्यू अपने आप नीचे गिरेगी। नॉर्मल चीज़ है, इनडायरेक्टली कर रहा है वो, आपको स्पेसिफिक नहीं था ये जल्दी से वो चीज़। इंटररिलेटेडनेस, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ और पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज रेज्ड द डिमांड फॉर हेल्दी ऑयल, फ्री फूड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। इंटररिलेटेड मतलब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी एक चीज़ के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो किसी दूसरी चीज़ भी जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग अपने आप गाड़ी कम खरीदेंगे, और अगर यही पेट्रोल का प्राइस गिर रहा है तो गाड़ियों की परचेस बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसने एग्जांपल दे रखा है कि अवेयरनेस फॉर हेल्थ के लिए के वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का वो बढ़ गया अवेयरनेस। तो जो लोग हैं अब डिमांड क्या करते हैं, ऑयल फ्री फूड की ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिससे हेल्दी फूड की डिमांड बढ़ गई। लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, सोशल फैक्टर कि हेल्थ अच्छी रखनी है हमें, तो अपने आप क्या हुआ, ऑयल फ्री फूड की डिमांड बढ़ गई। चौथा, डायनामिक, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक विच इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एक्सेट्रा। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जर्नली ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, वो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। आज आज मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, एक टाइम आएगा मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। पहले टीचर्स लैपटॉप पे पढ़ाते थे, पहले नहीं, सबसे पहले कैसे शुरू हुआ था, पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे आए, फिर उसके बाद स्मार्ट बोर्ड पे आए, ऐसे डायनामिक चेंज होता रहता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक चेंज हो रहेगा। जैसे कोई भी अगर उसका फैक्टर चेंज होता है तो वो डायनामिक है, वो डायनामिकली चेंज करता रहेगा, एक वक्त आएगा तो चेंज करेगा ही करेगा वो। अनसर्टेनिटी, अगला है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैप्पीनेस नहीं हैपनिंग्स, सच एज फ्रीक्वेंट एनवायरमेंटल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री। अब अनसर्टेन भाई, अचानक से कुछ भी हो सकता है, अचानक से कुछ भी हो सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसकी वजह से एकदम आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाता बंदा, डिफिकल्टीज, फ्यूचर डिफिकल्टीज जल्दी से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। अगर अब अडानी के ऊपर आप अडानी का एग्जांपल लेते हैं, उसका स्टॉक कितना ज़्यादा हाई जा रहा था, कितना ज़्यादा हाई जा रहा था, किसी को लग नहीं रहा था कि वो जल्दी से गिरने वाला है, ठीक है। किसी का भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसका उसका पीक पॉइंट भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया था, उसका डाउनफॉल भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया था, वो उस लेवल पे बढ़ रहा था। तो वो क्या है, अनसर्टेन है। कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है। वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे टेक्नोलॉजी और फैशन की इंडस्ट्री है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि वो चेंज होती रहती है। आईफोन 14 प्रो मैक्स आया, कुछ टाइम बाद आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया, फिर आगे अब कुछ सालों में 16 भी आ जाएगा, उसके बाद 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, अनसर्टेन है, लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है। आज मान लो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, एक टाइम आएगा पता नहीं वन प्लस कुछ अच्छा ले आए अगर, तो वो लोग वन प्लस पे एकदम से स्विच कर जाएंगे, अनसर्टेन होगा। समझ रहा, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कि कोई भी बंदा, कुछ भी मार्केट के आने से, चेंज होने से चेंज जरूर होता है, अनसर्टेनिटी एकदम से आती ही आती है मार्केट में। जैसे फैशन, पहले लोग फटी हुई जीन्स बहुत पहनते थे, जैसे रग्ड रग्ड जीन्स, पता नहीं क्या कहते थे, मुझे नहीं पता, मैंने तो आज तक नहीं पहनी। रग्ड जीन्स कहते थे, पता नहीं कौन सी जीन्स होती थी, वो पहनते थे। अब लोगों ने वो हटा दिया, वो फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया, अब लोग नॉर्मल जीन्स पहनने लग गए, नैरो पहनने लग गए, बहुत अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो वो अनसर्टेन चीज़ है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना विच इज easier टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। Since the business environment consists of various interrelated and dynamic forces, it is difficult to understand the constituent of a given environment. अब कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है कि भाई बड़ा मगजमारी की चीज़ है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना कि भाई क्या है, अगर इकोनॉमिक रीजन भी है तो क्या इकोनॉमिक स्पेसिफिक है, जर्नल है, कौन सा फैक्टर है जो हमें वो अफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सिर्फ एक चीज़ तो होती नहीं, कई चीज़ें होती है, तो उन्हें वो चेक करना पड़ता है कि भाई बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता है कि भाई कौन सा फैक्टर है, किस लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, कौन सा फैक्टर हमें ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कौन सा फैक्टर हमें कम अफेक्ट कर रहा है। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, माथा पच्ची का काम बहुत होता है ये, ठीक है। सेवन्थ है इंटर कह रहा हूँ रिलेटिविटी। सेवन्थ है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट whose impact differ from country to country, region to region and firm to firm। रिलेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि भाई हर किसी के लिए ना वो अलग है,
मेरे लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर मान लो मेरे लिए इकोनॉमी का खराब होना बुरा है मेरे फर्म के लिए, तो शायद किसी की फर्म के लिए वो अच्छा भी हो। मेरे लिए मैं मान लो रग जीन्स बनाता था, ठीक है, मैं रग जीन्स बनाता था, एक फैशन इंडस्ट्री चेंज हो गई, ठीक है, इंडस्ट्री चेंज हो गई, लोग नैरो वगैरह इन सब पे चले गए, या फिर रग जीन्स का ट्रेंड चला गया, तो वो चीज़ मेरे लिए खराब है, पर किसी और के लिए तो अलग है ना, वो उसके लिए तो अच्छी है। तो रिलेटिव हर किसी के लिए वो अलग है, वो हर किसी के लिए सेम नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट हर किसी के लिए सेम नहीं होता। किसी का भला भी अगर किसी का नुकसान कर रहा है तो वो दूसरी तरफ किसी का भला भी कर रहा है। अगर लोग आईफोन से एंड्रॉयड में स्विच हो जाएंगे या वन प्लस पे वापस स्विच हो जाएंगे, तो जो वन आईफोन वाला है उनका तो नुकसान हुआ, पर वन प्लस वालों का तो फायदा हो गया ना। तो रिलेटिविटी अलग अलग होती है हर किसी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की। अच्छा, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की, हमें इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट, पहला पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट enables the firm to identify opportunities to get the first mover advantage. Environment provides various opportunities for business success. Understanding it helps an organization in identifying advantages, various opportunities and exploiting benefits prior to competitors. अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की हमें हमेशा हेल्प करता है। मान लो मुझे पता चल गया कि लोग रिग्ड जीन्स, यानी कि वो फटी हुई जीन्स पहनने से अब हट रहे हैं, उनका मन नहीं कर रहा, मुझे ये पता चल गया, बिजनेस एनवायरनमेंट ने मुझे ये हिंट दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, रग जीन्स बना के बंद कर दूंगा, और जो मेरा नया फैशन चल रहा है, कोई भी नया ट्रेंड चल रहा होगा, मैं उस टाइप की जीन्स बनाना शुरू करूंगा, मैं रग जीन्स हटा ही दूंगा। तो उससे क्या होता है, वो कॉम्पिटिटर से पहले तुम्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज देने की शुरू करता है, ठीक है। मैं पीछे से मैन्युफैक्चर को बोल दूंगा, मैं कहा भाई वर्क जीन्स बनाना बंद कर दे, मुझे नए फैशन वाली जीन्स दे, ये तो बंद होने वाली है अब कुछ टाइम में। या फिर जैसे किसी को पता चल गया, मान लो इकोनॉमिक जब वो आया था, तो क्या हुआ, अडानी के शेयर्स गिरे, तो जिनको पता चल गया था, जिसके बिजनेस जैसे अडानी को पता चल गया, उसने क्या करा, सारे शेयर्स अपने बेचने की सोची ना, कि मैं फटाफट बेच दूं या फिर मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूं। हर किसी ने, जब स्टॉक मार्केट गिरी, एकदम से स्टॉक मार्केट गिरती है, जैसे ही किसी को हिंट हो जाता है कि कल स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, तो कैसे लोग वापस बेचने लग जाते हैं कि भाई बेच के फटाफट प्रॉफिट बुक कर लो सारा। या फिर खरीदने लग जाते हैं लोग कि भाई कल तो मार्केट गिरने वाली है, गिरते ही हम सारा खरीद लेंगे, कि जब फिर बढ़ेगा तो हमारे मुनाफा होगा। तो वही चीज़ कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है, ठीक है। सेकंड है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जो इन्वायरमेंट है वो उनको पहले ही बता देता है कि भाई क्या दिक्कत आने वाली है तुम्हें आगे चल के। अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करता है हर बार अपने, तो उसको पता चल जाता है कि अर्ली थ्रेट्स क्या है, वार्निंग्स क्या है, बिजनेस बताने लगता है। कि जब पता चल रहा था धीरे धीरे, जब अडानी पे केस होने लग गए थे, सब होने थे, सबको पता था कि भाई मार्केट गिरने वाली है, तो वो अर्ली वार्निंग दे दी उसने, ठीक है। अर्ली वार्निंग दे दी कि भाई दिक- दिक्कत आ रही है मार्केट में, सीन होने वाला है, अपना पैसा निकालो, अपना जो करना है करो और करके निकल लो। फिर तीसरा है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर टू अ बिजनेस फर्म। By understanding the business environment, an enterprise can design policies to acquire the required resources and convert them into output that environment desires. अब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट से ना हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाते हैं, जैसे मैन, मशीन, लेबर, जितना भी पावर वगैरह है, बिजनेस एनवायरनमेंट की मदद से वो डिजाइन पॉलिसीज नहीं डिजाइन करके वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से कर सकते हैं, कि देख लेंगे कि कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ भी जरूरत ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज बचेंगे। अब मान लो रग्ड जीन्स का फैशन जाने वाला था, और मैं रग जीन्स बनाने में लगा पड़ा, तो मेरा तो रिसोर्सेज खराब हो गए ना, वो तो आउट ऑफ फैशन जाने वाली है। यही अगर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस कर रखे होते, तो मुझे पता होता है कि भाई कुछ टाइम में इसका जाने वाला है फैशन, तो मैं इसकी प्रोडक्शन बंद कर देता, मेरे रिसोर्सेज बच जाते, मैं नए फैशन के ऊपर रिसोर्स लगाता अपने। ये इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप करने में बहुत फायदेमंद हो जाता है। जैसे जब कोविड का टाइम आया था, सबको पता था भाई ऑफलाइन एजुकेशन बंद होने वाली है, किसी को सबको पता था कि सेंटर्स बंद होने वाले हैं। तो क्या चेंज आया, एकदम से सारी एजुकेशन ऑनलाइन चली गई। तो क्या हुआ, सारी कंपनीज ने एकदम से ऑनलाइन पोर्टल्स खोल दिए अपने अपने, कि भाई हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, चाहे जूम के थ्रू पढ़ाए, गूगल मीट के थ्रू पढ़ाए। कुछ ऐप्स ने, जैसे कंपनीज हैं उन लोगों ने शुरू करा अपना। तो उन्होंने क्या करा, वो रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप करा उन्होंने, कि भाई कोविड से ऑफलाइन चला गया तो ऑनलाइन पे आ जाओ, ऑनलाइन। अब क्या टाइम आ गया, अब धीरे धीरे ऑनलाइन से उठ रहा है लोगों का, ठीक है। अब धीरे धीरे ऑनलाइन से उठ रहा है, तो वापस ऑफलाइन की तरफ लोग जा रहे हैं, तो वो रैपिड चेंजेस के साथ चेंज करता रहता है। अब मान लो आज मैं इस लैपटॉप पे कर रहा हूँ ना, क्या पता मैं आपको आगे चल के स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्या है, रैपिड चेंजेस है, मैं उसके साथ मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा, उसमें हेल्प करता है वो।
इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो पॉलिसी फॉर्मेशन में बहुत काम आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी बेसिस ऑफ प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वही एग्जांपल की रग जीन्स है तो मैं प्लानिंग करूंगा कि इसको बंद करके नए फैशन के ऊपर मैं काम करूँ। ये हो गया कि हेल्प करता है मेरे को प्लान करने में चीजें। It helps in improving performance. The enterprise that continuously monitor the business environment and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their performance but also continue to success in the market for a longer period. वही मुझे पता चल जाता अगर कि रग जीन्स जाने वाली है तो मैं बंद कर दूंगा और मैं नए फैशन के ऊपर काम करूंगा। सिंपल, बहुत सिंपल। ये चैप्टर बच्चा चैप्टर, मक्खन चैप्टर, यूं यूं जाने वाला चैप्टर है। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे फटाफट वाला चैप्टर है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब इसमें डायमेंशंस कौन कौन सी होती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। ये देखो, पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, monetary policy, stock market, indices, etc. Are some economic factors which could affect business form. Increase, decrease of the economic factor result in opportunity or constraints on a business enterprise. देखो, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो इंक्लूड करता है मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट, इंडाइसेस, इनकम ऑफ इनकम इन अ कंट्री या फिर पर्सन पीपल लोगों की इनकम, इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट वगैरह, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब इस पे अफेक्ट करता ही करता है। ठीक है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जितने भी इकोनॉमिक टर्म्स या फिर इकोनॉमिक कारण की वजह से आप, या कम ऑन गाइस, और कॉमर्स वाले आपको सारे इकोनॉमिक्स टर्म पता ही है कि क्या है। इन्फ्लेशन रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे क्या होते हैं जो जो आपके एक कंट्री को चलाने के काम आते हैं। अगर उन चीज़ों में कुछ हेरा फेरी होती है या फिर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टमर बिलीफ, literacy rate, education level, lifestyle values, etc. Social trend prevents various opportunities and threat to business enterprise. अब सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? दुनियादारी। दुनिया में कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आजकल लोगों का क्या है। आजकल देखोगे तो हर किसी कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बढ़ाता जा रहा है। धीरे धीरे हर कोई अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर ही काम कर रहा है, अपनी सोशल लाइफ अच्छी करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या है? वो सारा सोशल एनवायरनमेंट है। ठीक है। किसी चेंज में फैशन में ट्रेंड, फैशन में कुछ चेंज आना, किसी ट्रेंड में कुछ चेंज आना, वो सारा क्या है? सोशल एनवायरनमेंट है। इसका एग्जांपल है द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड क्रिसमस इन इंडिया provide financial opportunities for carpentry, manufacture, garment business and many other related business। वही सोशल इन्वायरमेंट। त्योहार मना रहे हो लोग, बहुत लोग त्योहार मना रहे हैं, सब त्योहार मना रहे हैं। तो क्या होता है? त्योहार में हर कोई नए कपड़े खरीदता है, चाहे वो कोई से भी रिलीजन से हो। तो क्या होता है? गारमेंट फैक्ट्री, जितने भी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज होती है, उनको बहुत फायदा होता है त्योहारों के टाइम। फिर होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आई डोंट थिंक मुझे आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो भी चेंजेस टेक्नोलॉजी से आ रहे हो, इनोवेशन से, वो सारे होते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यस। चौथा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जर्नल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स hold towards business. Political stability builds confidence among business and community, while political instability and bad law order situations may uncertain in business activities. Example, Bangalore is called as the Silicon Valley of India due to the favorable political conditions provided by the state government to the IT industries. अब देखो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? कोई भी चीज जो पॉलिटिकल कंडीशंस या फिर एक स्टेटमेंट या फिर लोगों की थॉट प्रोसेस या फिर कोई उससे होता है, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाओगे। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या हुआ? इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जितने भी, जैसे मान लो अभी प्लास्टिक आया था, प्लास्टिक बैन के ऊपर कितनी बात चलती थी कि प्लास्टिक शुड बी बैंड, प्लास्टिक शुड बी बैंड फ्रॉम यूजेस। तो इससे क्या हुआ? प्लास्टिक की जो कंपनीज थी उनका बहुत घाटा हुआ कि लोगों का अवेयरनेस जाग रही है। या या फिर मान लो गवर्नमेंट, मोदी जी ने कहा कि प्लास्टिक यूज करना हमें बंद कर देना चाहिए। मोदी जी ने कहा बंद करना, यूज करना बंद कर देना चाहिए। तो क्या हुआ? उससे बहुत लोगों ने प्लास्टिक यूज करना बंद कर दिया, प्लास्टिक बैग यूज करना बंद कर दिए। तो उससे क्या हुआ? प्लास्टिक बनाने वालों को घाटा हुआ। वो था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो गए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाले, पॉलिटिकल जो भी चीज़ आपको पॉलिटिकली बोली गई हो ना, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए बोली गई हो, या फिर पॉलिटिकल
के लिए बोली हुई हो जिससे बिजनेस इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करे, उसे कहते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। फिर आता है लीगल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स लॉज एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोर्ट जजमेंट, डिसीजन ऑफ वेरियस कम्युनिकेशंस एंड एजेंसीज at every level of government center, state or local. Businessmen have to act according to various legislations and their knowledge is very necessary. Example, advertisement of alcoholic beverages is prohibited. अच्छा, लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो भी लॉ बना है, जो लॉ बना है उस पे, उसकी वजह से आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है, उसे कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ पॉलिटिकल एंड लीगल में। पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिकल क्या होता है? वो कंफर्म्ड नहीं होता, वो कंफर्म्ड नहीं होता। मैंने बोला आपको कि मोदी जी ने कहा कि प्लास्टिक का यूज करना बैन कर देना चाहिए। ठीक है, ये कर देना चाहिए, शुड बी। एंड मान लो लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ निकाला कि प्लास्टिक बैग अब से यूज नहीं होंगे इंडिया में, अब से यूज नहीं ही होंगे इंडिया में। तो वो क्या है? वो लॉ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने पास करा है, या फिर हमारे उसने पार्लियामेंट ने पास करा है उसे, तो वो लॉ बन चुका है, वो अब कानून है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो भी चीजें आती हैं वो कानून के अंदर नहीं आती, वो कानून के वो एक स्टेटमेंट होती है बस। पर जो लीगल इन्वायरमेंट होता है वो एक स्टेटमेंट के साथ साथ वो एक लॉ भी होता है कि वो अब हो ही नहीं सकता। जैसे अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट या फिर तंबाकू की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते आप। जो डायरेक्ट तंबाकू आता है, आपको पता ही होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपने कभी नहीं देखी होगी, बट उसके साथ जो एक यूज होता है, उसके साथ जो एक यूज होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, वो एक डिफरेंट थिंग है, वो एक अलग चीज है। बट जो अल्कोहल एंड तंबाकू है उनकी एडवर्टाइजमेंट मना है, तो वो क्या है? वो लीगल इन्वायरमेंट है। इसको अगर आप तोड़ोगे या तो आपको जेल या फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। वो क्या? लीगल इन्वायरमेंट। फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन गाइज आपके सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद आता है सीधा डिमोनेटाइजेशन। फिर डिमोनेटाइजेशन सबको पता है, 2016 सबको पता है, अक्टूबर नवंबर, आई डोंट थिंक किसी को मुझे बताने की जरूरत है, November 8 2016 जब 500,000 के नोट बंद हो गए थे, डिमोनेटाइजेशन एवरीबडी नोज, सबने देखा है। कोई आप में से कोई, जैसे मेरे मैं था, आप में भी से कोई होगा जो लाइन में खड़ा हुआ था। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन November 8 2016 with profound implications for the Indian economy. The two largest demonetization notes, 500 and 1,000, were demonetized with immediate effect, ceasing to be a legal tender except for a few specific purposes such as paying utility bills. This led to a 86% of the money in circulation invalid. The people of India had to deposit the invalid currency in the banks, which came along with the restriction placed on cash withdrawal. In other words, restrictions were planned on the convertibility of domestic money and bank deposit. The main aim was to curb corruption, black money, and illegal activities. भाई यार, नोट बंद कर दिए थे 500,000 के, ये सब जो भी, जब करेंसी की जो लीगल वैल्यू है उसे खत्म कर दिया जाए तो उसे कहते हैं डिमोनेटाइजेशन। नो मोर लीगल टेंडर। लीगल टेंडर जैसे 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर ही नहीं थे कंट्री में यूज करना, तो उसे कहते हैं डिमोनेटाइजेशन। फीचर्स क्या है इसके? Demonetization is viewed as a tax administrative measure. Cash holding arises because declared income was readily deposited in the banks and exchange of for new notes, but those with black money had to declare unaccounted income and pay tax penalty was imposed. अब क्या हुआ था? टैक्स इससे बहुत लोगों ने पे करा था, काला धन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत लोगों का पकड़ा गया था। जिनका तो नॉर्मल थे, जो अपना नॉर्मली करते थे भाई, उन्होंने तो एक्सचेंज कर ली नोट्स, बट और जिन्होंने इनकम दिखा रखी थी उन्होंने नोट्स एक्सचेंज कर लिए, उनका कोई टेंशन नहीं था। बट जिन्होंने काला धन, जो होल्डिंग बैक ऑफ मनी कर रखा था, उनको पकड़ा गया था, उनसे टैक्स भरवाया गया पहले, और फिर उसके बाद उनको जो भी फाइन लगा, फलाना ढिमकाना, नॉट गेट, हमें इसमें नहीं आना चाहिए। फिर सेकेंड है, डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्टेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। यही कि टैक्स इन्वेजन टॉलरेट नहीं करेंगे अब से, कोई करे जल्दी से कोई करने नहीं वाला था, जिससे डिमोनेटाइजेशन से ये हो गया था, टैक्स की चोरी कम हो गई थी। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो फिर उन्होंने अपनी जो डिमोनेटाइजेशन थी उसने टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव के सेविंग्स वगैरह भी बहुत अच्छे से करवा दी, उन्होंने पैसा बहुत अच्छे से कलेक्ट करवा दिया। फिर अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और लेस क्लैशलेस इकोनॉमी, चैनलाइजिंग मोर सेविंग टू द फॉर्मल फाइनेंशियल एंड इंप्रूविंग टैक्स कंप्लायंसेस। जैसे ही जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सब ऑनलाइन कैश देने लग गए थे कि भाई अब कैश तो है नहीं हमारे पास। आज भी क्या होता है? आज भी देखोगे तो इंडिया इज अंडर गोइंग अंडर कैशलेस इकोनॉमी। अभी 100% तो नहीं, बट हाँ,
एक लेवल आ चुका है जहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी है। ज़्यादातर आप और मैं प्रेफर करेंगे कि ऑनलाइन पे ही करें, जिससे फटाफट ट्रांजैक्शन हो जाए। कैश में तो छुट्टा नहीं है, ये नहीं है। आजकल देखोगे तो कैश बहुत कम ही लोग होल्ड करते हैं। तो इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी बनाने में भी डिमोनेटाइजेशन का हाथ था। बाकी इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस चेंज का कोई आपका आउट ऑफ सिलेबस है। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन बच्चा बच्चा जानता है। एंड बस यही था गाइस, ये था हमारा चैप्टर 3 पूरा, वन शॉट। ये था हमारा चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। सो गाइस, ये था हमारा चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसमें वन शॉट मैंने आपको पूरा चैप्टर 3 का क्विक रिवीजन दे दिया है बिजनेस एनवायरनमेंट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन नोट्स का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा, जिससे आप फटाफट इसको क्विक रिवीजन फटाफट 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 आप एग्जाम से पहले भी देख सकते हैं आराम से। आपको सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। एंड इसी के साथ आज की वीडियो का यही था। एंड वीडियो को खत्म करने से पहले मेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप लोग टेलीग्राम चैनल को अच्छे से ज्वाइन कर लिए। जिन्होंने भी अभी तक नहीं करा प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब हम उस पर डेली क्विज डालते हैं, जिसमें आपके फटाफट क्विक रिवीजन वाले एमसीक्यूज होते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है या नहीं, आपको ये पता चल जाएगा। अवनीश भाई ने ये कॉन्सेप्ट चालू करा है, जिसमें वो हम नए नए क्विजेस वगैरह शुरू करते हैं। पूरी बीसीएल टीम मिलकर आपके लिए क्विजेस ढूंढती है, उसको हम अपलोड करते हैं। रोज आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, बीएसटी के हो, किसी के भी हो, डेली डेली हम डालते रहते हैं, जिससे आपका क्विक रिवीजन होगा। क्योंकि गाइस अब टाइम बहुत करीब है, आपके एग्जाम जल्दी आने वाले हैं। फेब का मंथ शुरू हो गया है, आई गेस 15 फरवरी से एग्जाम शुरू है। 15 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं शुरू होने में। और 25 तारीख से या 23 तारीख से आई गेस, तो मुझे कंफर्म डेट याद नहीं, बट हाँ आपके एग्जाम शुरू हैं। तो यानी कि 20 दिन आपके पास रह चुके हैं, जिसमें से आज 2 3 3 तारीख तो हो ही चुकी है। सो गाइस, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। क्विक रिवीजन मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सकें कि आपके क्या है क्या नहीं है, कितना कॉन्सेप्ट याद है कितना कॉन्सेप्ट याद नहीं है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, कोई आपको दिक्कत आ रही, कोई डाउट आ रहा है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए ही खुला है, हमेशा ही खुला रहेगा। एंड कमेंट सेक्शन खुला है, उसके साथ टेलीग्राम चैनल है। मैं हूँ, अवनीश भाई है, आयुष भाई है, अनिमेश भाई है। आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। एंड याद रखिएगा गाइज, अभी ये मेरी सेकंड वीडियो है, बट इसके आगे मैं और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो स्टे विद अस, बी विद अस, वी विल बी विद यू टिल द एग्जाम्स गेट ओवर। एंड या गाइज, एक और मैं छोटी सी, चलो थोड़ी सी, मैं वीडियो का अगर टाइम बचा है, 28 मिनट ही हुए हैं मेरी तरफ से, तो बचा है तो मैं एक चीज और बता दूं। मैंने गाइस जैसे आपको पहले भी बोला था कि अब 20 दिन रह गए हैं। फेक क्लिकबेट चीजों से दूर रहिएगा गाइस, फेक क्लिकबेट चीजों से दूर रहिएगा। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स के टाइम पास आते रहते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बनता है, आपको एंजाइटी आती है, आपको टेंशन होती है, आपको सब होता है। तो फेक क्लिकबेट से बचकर रहिए। जो लोग आपका टाइम वेस्ट करा रहे हैं उनसे दूर रहिएगा गाइस। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बढ़िया से करेंगे। क्विक रिवीजन है, फटाफट कराएंगे। मैं अकाउंट्स की भी वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी, अकाउंट्स के भी क्विक रिवीजन लेके आऊंगा। सो या गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। दिस इज योर एजुकेटर विपुल शर्मा दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम एवरीवन, and see you guys in the next video. Till then, take care everybody and bye bye.